आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का स्टेटमेंट क्या है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब किसी पार्टिकल पे हमने बहुत सारे कोप्लैनर फोर्सेस अगर अप्लाई किया है इक्विलिब्रियम में, तो sum of virtual work done by the forces in any small virtual displacements consistent with geometrical condition of the system is zero। मतलब उसने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में बात करने के लिए कहा है। मतलब बोला उसने एक पार्टिकल पे अगर बहुत सारे कोप्लैनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे तो वर्चुअल वर्क डन कितना आ जाएगा? ज़ीरो। और सफिशिएंट कंडीशन में उसने बोला वर्चुअल वर्क डन जीरो होगा तो फोर्सेस सारे किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में। आपको पता है फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? जब सारा रिजल्टेंट जितने भी फोर्सेस लगे उन सब का रिजल्टेंट अगर जीरो होता है तब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। कल मैंने बताया था आपको। अब देखो इसका प्रूफ। पहले हम क्या करके चलते हैं, पहले हम स्टेटमेंट में वर्चुअल वर्क डन निकाल लेते हैं, फिर हम सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो जैसे हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, हमने बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई किए, F1, F2, F3 अप टू सोन Fn फोर्सेस अप्लाई किए और हमने मान लिया इनमें एक स्मॉल सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसने स्टेटमेंट बोला ना इन एनी स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, कोई एक स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने। पहले O पे से हमने सारे फोर्सेस अप्लाई किए थे, फोर्सेस अप्लाई करते ही हमारी पोजीशन डिस्प्लेस होगी O डैश में, हमने ये मान लिया। तो देखो F1 ने कितना वर्क डन किया? F1 इंटू में डिस्प्लेसमेंट OO डैश। F2 ने कितना वर्क डन किया? F2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट OO डैश, क्योंकि O फोर्स जो F2 फोर्स है वो O पोजीशन पे अप्लाई हुआ है और F2 फोर्स अप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट होगी OO डैश, तो F2 इंटू OO डैश। सेम इसी तरह से F3 फोर्स है O पे अप्लाई किया था, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट होगी OO डैश, तो हमारे पास वर्क डन आ गया F3 इंटू OO डैश। सिमिलरली Fn का क्या हो जाएगा? Fn इंटू OO डैश। तो सारे वर्चुअल वर्क डन का सम हमारे पास क्या आ गया? F1 OO डैश, F2 OO डैश अप टू Fn OO डैश। सब में से OO डैश कॉमन आ गया, सब में ही रह गया। सारे फोर्सेस का सम किसके इक्वल होता है? रिजल्टेंट के। तो ये हमारे पास आ गया R इंटू OO डैश। तो देखो अब नेसेसरी कंडीशन उसने क्या दिया कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे तो वर्क डन जीरो प्रूफ करना है। फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होने का मतलब रिजल्टेंट जीरो होना। अब रिजल्टेंट जैसे ही जीरो होगा तो ये जो वर्क डन आया है हमारे पास R इंटू OO डैश, ये जीरो होते ही OO डैश भी जीरो आ जाएगा और R इंटू OO डैश किसकी, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया मतलब वर्क डन जीरो हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है? हम वर्क डन को जीरो लेके चलेंगे। वर्क डन मतलब R इंटू OO डैश को जीरो, वर्क डन को जीरो लेके चलेंगे। वर्क डन का वैल्यू क्या है? R इंटू OO डैश जीरो होना। दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट जीरो है, दैट मीन्स या तो ये क्वांटिटी जीरो होगी या फिर ये जीरो होगी। आइदर R इक्वल टू जीरो, आइदर OO डैश इक्वल टू जीरो। अब देखो OO डैश तो जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो OO डैश जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी भी फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगा। मैंने कल एक कंडीशन करवाई थी आपको कि हमारे पास वर्क डन जीरो तब होता है जब हमारे पास एंगल π/2 हो, मतलब एंगल π/2 होना, या फिर वर्क डन जीरो होने का मतलब कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हैव डिस्प्लेसमेंट एट राइट एंगल। अगर राइट एंगल पे डिस्प्लेसमेंट होगा दैट मीन्स तभी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल पे नहीं है, हम लेके चले थे ना R इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू OO डैश, ये हम अपनी तरफ से लेके ही चले हैं पहले, तो दैट मीन्स OO डैश तो जीरो हो नहीं सकता, दैट मीन्स R ही जीरो बचा। R मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब तो क्या होता है? पार्टिकल का इक्विलिब्रियम में होना, यही प्रूफ करना था हमें। तो हम एक बार वर्क डन को जीरो लेके चले, हमने प्रूफ किया कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होंगे। एक बार हम पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में लेके चले और वर्क डन को जीरो प्रूफ किया। इसको हमने ये तो वेक्टर मेथड से किया। सेम इसे कार्टेशियन मेथड से कैसे करेंगे? कार्टेशियन मेथड में मतलब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लेके चलें। जैसे देखो हमने वही डायग्राम एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग एक F1 फोर्स अप्लाई किया, हम F1 के कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे x1 y1, कोऑर्डिनेट मेथड से करेंगे इसको। F2 के कोऑर्डिनेट्स लेके चले हम x2 y2, सेम F3 के x3 y3। इसी तरह से जो ये डिस्प्लेसमेंट OO डैश हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लेके चलेंगे h और k। तो अब हम सेम वही काम करेंगे, बस अब हम कोऑर्डिनेट्स पे करेंगे। कैसे? देखो हम जब वर्क डन लेंगे तो हम कैसे लेंगे? देखो F1 जितना वर्क करेगा, कैसे पता लगाते हैं हम? F1 इंटू OO डैश, यही होगा ना वर्क डन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है। बट अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट मेथड में लेके चले, दैट मीन्स हम F1 का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोऑर्डिनेट इंटू में OO डैश डिस्प्लेसमेंट का एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट प्लस F1 का वाई एक्सिस के लॉन्ग वाला कोऑर्डिनेट इंटू में डिस्प्लेसमेंट का वाई एक्सिस के लॉन्ग वाला कोऑर्डिनेट, ये टोटल वर्क डन होएगा हमारे पास F1 के लॉन्ग। तो हमने इसी तरह से किया। देखो
सारे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सारे फोर्सेस का सम। देखो F1 का F1 F2 Fn सारे हमारे पास फोर्सेस हैं। और देखो हमने इसके दो कंपोनेंट लिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कंपोनेंट्स हो गए x1 x2 xn, तो टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग x। वाई एक्सिस के लॉन्ग जितने कंपोनेंट्स है y1 y2 y3 सारों का रिजल्टेंट हो गया y। तो टोटल रिजल्टेंट किसके इक्वल आता है, आपको बताया x² + y² के। यही होता है ना फोर्स का रिजल्टेंट, अगर कार्टेशियन मेथड में दे रखा होता तो। सेम इसी तरह से अब हम वर्क डन की बात और डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स हम एच और के लेके चलें। तो अब देखो वर्चुअल वर्क डन, F1 कितना वर्क डन करेगा, F1 का x के लॉन्ग कोऑर्डिनेट इंटू F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट हम कार्टेशियन मेथड की बात करें, मतलब फोर्स का x1 के लॉन्ग कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का भी x के लॉन्ग कंपोनेंट, फोर्स का y1 के लॉन्ग कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का भी y के लॉन्ग कंपोनेंट, x1h + y1 के। सेम F2 का क्या हो जाएगा, x2h y2 के। सेम Fn का क्या हो जाएगा, xnh + yn के। सबका वो वर्क डन कितना हो जाएगा, सबका टोटल। सब में से देखो h कॉमन आ गया, x1 x3 x के बना, y1 y2 y के वालों में से k कॉमन आ गया, ये बचा। सबका सम x के इक्वल, इसका सम y के इक्वल, h के इंटू में hx + ky, ये आ गया हमारे पास वर्क डन। अब नेसेसरी कंडीशन लेके चलेंगे हम। पहली कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, सारे फोर्सेस हमारे इक्विलिब्रियम में लेके चलेंगे। फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होते हैं, जब रिजल्टेंट जीरो होता है। रिजल्टेंट मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट जीरो होना, दैट मीन्स ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब वर्क डन जीरो आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, वर्क डन जीरो लेके चलेंगे। वर्क डन की वैल्यू क्या है, hx + ky, इस पूरे को जीरो लेके चलेंगे हम, ठीक है। ये जीरो कब होगा, जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, यही होगा ना। तो हम यहाँ पे लेके चले हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो लेके चले हैं, ठीक है। तो वर्क डन जीरो लेने का मतलब ये पूरी चीज़ जीरो होना। लेकिन एच और के ये तो सारे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है ना, दैट मीन्स एक्स और वाई ये दो कंपोनेंट जीरो होंगे हमारे पास। इन दोनों का जीरो होने का मतलब रिजल्टेंट का जीरो होना, रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब फोर्स पार्टिकल सिस्टम का इक्विलिब्रियम होना। ये प्रूफ करना था हमें कि हम पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में, फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में लेके चलेंगे तो वर्क डन जीरो दिखाएंगे, वर्क डन जीरो लेके चलेंगे तो फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे।